हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे डियर। मुझे उम्मीद है डियर कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे डियर और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी डियर बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे डियर। आज के इस वीडियो में डियर हम आपके लिए लेकर आए डियर क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस यानी कि डियर राजनीतिक विज्ञान का डियर आपको स्वतंत्र जो भारत में जो राजनीतिक बुक है डियर, आज हम उसी का चैप्टर 1 जिसका क्या नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां डियर, आज हम उसी का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आए। क्या डियर पार्ट 2 लेकर आए डियर। इससे पहले हम आपको पार्ट 1 करा दे डियर और आप विश्वास रखिए डियर जितना भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको राष्ट्र निर्माण जो चुनौतियां डियर इस चैप्टर से कराऊंगा डियर इस सेशन में, इससे बाहर है ना आपको बोर्ड परीक्षा में डियर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा डियर और सभी प्रश्न को डियर हम इतना आसान भाषा में आपको कवर कराएंगे डियर, तो सभी प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर आपको पार्ट 1 में डियर इन सभी प्रश्न को हम कवर करा दिए थे डियर कि यानी कि राज्य निर्माण से आप क्या समझते हैं और केंद्र शासित राज्य, इन सभी प्रश्न को आपको डियर मैं आपको पार्ट 1 में करा दिए थे डियर। आपको 10 नंबर क्वेश्चन तक आपको पार्ट 1 में हम कराए थे डियर और आज के इस वीडियो में डियर हम आपको पार्ट 2 कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे डियर। और आप विश्वास रखिए डियर मैं आपको इतना आसान भाषा में सभी क्वेश्चन डियर कवर कराऊंगा डियर जिससे है ना आपको सभी क्वेश्चन है ना क्लास में ही याद हो जाएगा डियर। अगर आपको नहीं विश्वास होगा डियर तो आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप अगर नहीं आपको याद हो जाएगा डियर तो आप वीडियो को है ना डिसलाइक कर दीजिएगा डियर। तो चलिए डियर मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का डियर इस पार्ट 2 का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत के पास कौन कौन सी चुनौती थी, यानी कि देखिए ये क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में कि स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि जब हमारा देश जब स्वतंत्र होने वाला था डियर तो उस समय है ना भारत यानी कि हमारे भारत देश के पास कौन कौन सी चुनौतियाँ यानी कि कौन कौन सी है ना समस्या था, यानी कि हमारे देश के समक्ष कौन कौन सी समस्या था। जैसे डियर हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने से पहले हम लोगों के पास में क्या यानी कि कुछ चुनौतियां होता है डियर। उन्हीं प्रकार जब हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ डियर तो हमारे देश के समक्ष कौन कौन सी समस्या थी डियर इनके बारे में पूछा जाता है डियर। या एक क्वेश्चन आपको इन तरीका से भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत के द्वारा यानी कि स्वतंत्रता के है ना ठीक यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत के द्वारा है ना कौन यानी कि कौन सामना किए गए 2 प्रमुख चुनौतियां को लिखे, यानी कि स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत के समक्ष यानी कि भारत के समक्ष यहाँ पर आपको क्वेश्चन गलत लिखा गया है कि स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत के समक्ष कौन सी 2 प्रमुख चुनौतियां थी इनके बारे में आपको लिखना है डियर। एक क्वेश्चन देखिए आपको 2022 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में डियर और एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां को लेकर क्या डियर जब हमारा देश जब निर्माण हो रहा था डियर तो उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी इनके बारे में लिखे। एक क्वेश्चन आपको MP बोर्ड में 2023 में पूछा गया और स्वतंत्रता के बाद यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो उसके समक्ष यानी कि भारत के समक्ष स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी डियर। एक क्वेश्चन आपको कितने 4 तरीके से पूछा गया है लेकिन आपको याद रखना है जब भी आपको भारत के समक्ष यानी कि स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के ठीक उस समय भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी डियर तो सबसे बड़ी 3 चुनौतियां थी डियर। कौन सी? एक था आपको डियर कि विविधताओं से परिपूर्ण देश में एकता कैसे स्थापित करें और एक चुनौती था डियर कि लोकतंत्र को कैसे कायम करें और तीसरा चुनौती था डियर कि एक यानी कि एक ऐसे विकास करे जिससे सभी वर्ग का विकास हो डियर। तो चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर यही है डियर, इसका उत्तर यानी कि आंसर देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता के समय यानी कि भारत के स्वतंत्रता के समय या राष्ट्र निर्माण के समय मुख्य चुनौतियां थी जो निम्न यानी कि जब हमारे देश को स्वतंत्र हुआ डियर तो उस समय या जब हमारा राष्ट्र का निर्माण हो रहा था डियर तो उस समय भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला चुनौतियां था क्या था विविधताओं से परिपूर्ण देश में एकता स्थापित करने की चुनौती, यानी कि विविधताओं का मतलब होता है डियर कि हमारे देश में क्या अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक क्षेत्र में लोग रहते हैं। तो क्या विविधताओं से परिपूर्ण देश है, अलग अलग परंपराओं के लोग रहते हैं डियर। यानी कि इतना बड़ा देश में जो विविधताओं से जो परिपूर्ण देश है डियर तो इसमें एकता कैसे स्थापित करें यानी कि डियर सभी को क्या एकजुट कैसे करें, ये सबसे
पहला चुनौतियाँ और सबसे बड़ी चुनौतियाँ थी डियर। और दूसरा चुनौतियाँ क्या था, तो सभी वर्गों का विकास करने की चुनौती, यानी कि सभी वर्ग यानी कि समाज के है ना सभी वर्गों को क्या विकास करने की चुनौती, यानी कि एक विकास की ऐसी रणनीति रहना डियर जिससे है ना किसी एक धर्म या किसी एक जाति या किसी एक समुदाय के या किसी एक परंपराओं का विकास नहीं हो, बल्कि समाज के क्या सभी वर्गों का विकास हो, इनका यानी कि ये दूसरा चुनौतियाँ था। और तीसरा चुनौतियाँ क्या था, लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती, यानी कि हमारे इतने बड़े देश में डियर लोकतंत्र को कैसे कायम यानी कि लोकतंत्र को है ना कैसे कायम किया जाए, ये आपका तीसरा सबसे बड़ी चुनौतियाँ थी। और चौथा चुनौतियाँ थे डियर देशी रियासत को भारत संघ में मिलाने की चुनौतियाँ, यानी कि चौथा चुनौतियाँ कौन था, तो जो देशी रियासत था डियर यानी कि जिसको हम लोग रजवार बोलते हैं डियर, तो रजवारों का है ना भारत संघ में कैसे मिलाया जाए डियर। जैसे उस समय आपको हैदराबाद भारत में नहीं मिलना चाहता था, मणिपुर आपको भारत में नहीं मिलना चाहता था डियर, जूनागढ़ आपको है ना भारत में नहीं मिलना चाहता था डियर, तो इन सबको है ना भारत संघ में कैसे मिलाए, ये सबसे बड़ी चुनौतियाँ था डियर। और तीसरा और पांचवा चुनौतियाँ था डियर शरणार्थियों का पुनर्वास की चुनौती, यानी कि जो हमारे देश में डियर भारत देश में जो पाकिस्तान से और यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी हमारे देश में आया था डियर, तो उनका पुनर्वास यानी कि उनको कैसे बसाया जाए हमारे देश में, ये भी एक चुनौतियाँ था डियर। तो स्वतंत्रता के समक्ष हमारे भारत के समक्ष यानी कि स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के ठीक बाद या स्वतंत्रता के समक्ष हमारे भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ था डियर, तो आप याद रखिएगा पहला चुनौतियाँ था विविधताओं से परिपूर्ण देश में एकता कैसे स्थापित करे, और दूसरा चुनौतियाँ था कि सभी वर्गों का विकास कैसे करे, और तीसरा चुनौतियाँ था लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती, और चौथा था देशी रियासत को भारत संघ में कैसे मिलाए, और चौथा चुनौतियाँ था डियर यानी कि पंचमा था शरणार्थियों का पुनर्वास, यानी कि शरणार्थियों को है ना उनको कैसे हमारे देश में बसाया जाए डियर, ये आपको पंचमा चुनौतियाँ था डियर। तो आपका वो क्वेश्चन क्या था डियर कि देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ था, तो ये सभी चुनौतियाँ था डियर। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। देखिए ये क्वेश्चन आपको जैक बोर्ड में 2013 में और बीएससी में 2021 में पूछा गया है कि राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है, आपको बताना डियर। तो चलिए हम उत्तर देखते हैं। राजतंत्र और गणतंत्र में निम्न प्रकार से अंतर है, यानी कि राजतंत्र में और गणतंत्र में क्या निम्न प्रकार से अंतर है। चलिए हम पहले देखते हैं डियर राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं राजतंत्र, यानी कि यह एक ऐसा शासन यानी कि यह एक ऐसा शासन व्यवस्था, यानी कि यहाँ पर आपको यानी कि यह एक ऐसा प्रणाली यानी कि शासन का प्रणाली, यानी कि यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक है डियर, यहाँ पर आपको होता है कि यह एक ऐसा शासन व्यवस्था प्रणाली है जिसमें राजवंश का सदस्य होने के कारण सत्ता प्राप्त करता है, और उसका यानी कि और उसका यानी कि इसका और इसका यानी कि उसका नहीं, और इसका क्या इसका पद भी पैतृक होता है यानी कि वंशानुगत होता है। यानी कि राजतंत्र में क्या होता है, यानी कि यह एक ऐसा शासन व्यवस्था प्रणाली है, यानी कि यह एक शासन यानी कि यह एक शासन करने की ऐसा शासन व्यवस्था प्रणाली है जिसमें क्या राजवंश यानी कि जब कोई राजा का बेटा यानी कि राजा का बेटा ही क्या यानी कि राजा का बेटा ही फिर से यानी कि राजा बनेगा, यानी कि उन्हें यानी कि राजवंश के सदस्य यानी कि मान लीजिए राजवंश का सदस्य यानी कि मान लीजिए एक राजा है डेर, तो उन्हीं का है ना डेर, यानी कि उनका पोता हो या बेटा हो डेर या उनके परिवार में कहीं कोई यानी कि जब राजा रिटायर हो जाएगा डेर, यानी कि जब राजा जब यानी कि जब नहीं शासन करेगा डेर, तो उनके बाद कौन राजा का बेटा करेगा या उनका पोता करेगा डेर, यानी कि राजवंश का सदस्य जब होगा ना डेर तब उनको सत्ता क्या प्राप्त होगा, यानी कि उनको सत्ता यानी कि शासन करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त होगा, और उसका पद भी पैतृक होता है। यानी कि देखिए जैसे डेर पुराने समय में देखिएगा डेर, मैं आपको हिस्ट्री में है ना पढ़ाऊँगा डेर शासन व्यवस्था का, यानी कि अकबर के बारे में तो अकबर के बारे में पढ़ाऊँगा डेर। तो देखिए बाबर का बेटा यानी कि बाबर का बेटा था
देखिए जैसे पहले मान लीजिए डेर ए यानी कि डेर बाबर उबर छोड़िए डेर, मैं मान लीजिए कि मेरा यानी कि मैं अगर पहले राजतंत्र में किया यानी कि मैं पहले राजा बनता था डियर, यानी कि मान लीजिए मैं पहले राजा बनता था तो जब मैं राजा पद से यानी कि जब रिटायर देता था डियर, तो उस समय है ना राजा को बेटा को ही फिर से क्या राजा बनाया जाता था डियर। और इसी शासन व्यवस्था प्रणाली को क्या राजतंत्र कहा गया है। राजतंत्र का मतलब होता है डियर इसमें पद क्या होता है वंशानुगत और पैतृक, यानी कि मतलब होता है पैतृक का मतलब होता है डियर कि अगर पिता राजा है तो उनका पुत्र ही राजा बनेगा, यानी कि पिता जब राजा है तो उनका पुत्र बनेगा और उनके पुत्र राजा है तो डियर तो फिर उनके ही पुत्र राजा बनेगा, बल्कि दूसरा राजा नहीं बनेगा। और गणतंत्र में क्या होता है डियर, तो चलिए बी में क्या है गणतंत्र। यह एक ऐसा शासन व्यवस्था प्रणाली यानी कि यह एक ऐसा शासन व्यवस्था प्रणाली है जिसमें जनता अपना वोट देकर अपना प्रमुख को चुनता है, यानी कि यह एक शासन करने की है ना ऐसा शासन व्यवस्था प्रणाली है जिसमें क्या जनता अपना वोट देकर अपने प्रमुख यानी कि अपना एक नेता को चुनता है तथा यह एक निश्चित समय के लिए होता है, यानी कि यह एक क्या होता है निश्चित समय के लिए होता है। फिर उसे जनता का समर्थन प्राप्त करने पर ही उसे पद प्राप्त होता है डियर। जैसे हमारे देश में डियर क्या है गणतंत्र यानी कि लोकतंत्र, गणतंत्र है डियर यानी कि लोकतंत्र है जिसमें हम लोग क्या करते हैं यानी कि गणतंत्र यानी कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था प्रणाली है जिसमें हम लोग क्या अपना वोट देकर एक नेता को चुनते हैं और वो भी नेता के एक निश्चित समय के लिए यानी कि 5 साल के लिए रहते हैं और उसे फिर सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या होगा डेर यानी कि उसे सत्ता प्राप्त करने के लिए डेर उनको है ना लोगों का फिर से क्या समर्थन प्राप्त करना होगा डेर, तभी उसे क्या उसे पद का प्राप्ति होगा डेर। तो ये आपको था गणतंत्र के बारे में डेर। और राजतंत्र में ऐसा नहीं होता डेर, अगर किसी का बाबू यानी कि अगर किसी का बाबू राजा बन जाएगा डेर तो उनका बेटा भी उनका ही राजा बनेगा डेर। तो ये था आपको राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर था डेर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डेर कि राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर भाषा नीति क्या है, यानी कि भाषा की नीति यानी कि डियर भाषा नीति क्या है। ये क्वेश्चन आपको देखिए बिहार बोर्ड में आपको 2018 में 19 में 24 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन डियर आपको VVI क्वेश्चन है, क्या है VVI है कि भाषा नीति क्या है, इनके बारे में हम देखते हैं। उत्तर देखते हैं डियर सरकार के द्वारा भाषाओं के उपयोग से संबंधित बनाए गए नियम और व्यवस्था को ही भाषा नीति कहते हैं। यानी कि डियर इसका सिंपल से मतलब है डियर भाषा नीति का मतलब यह होता है कि सरकार के द्वारा यानी कि हमारे सरकार के द्वारा भाषा के प्रयोग यानी कि जो हम लोग जैसे सभी भाषा का प्रयोग करते हैं डियर, जैसे कुछ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि आदि भाषाओं का क्या प्रयोग करते हैं डियर। तो इन प्रयोगों से संबंधित बनाए गए नियम यानी कि जो हम लोगों को जो भाषा प्रयोग करते हैं डियर उनसे जो भी संबंधित बनाए गए नियम और व्यवस्था को ही क्या भाषा नीति कहते हैं डियर। और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न भाषाओं में यानी कि विभिन्न भाषाओं को एक समान अवसर मिले, यानी कि सभी भाषाओं को क्या यानी कि मान लीजिए ये नहीं कि कोई हिंदी भाषा बोलता है तो उसको क्या ज़्यादा यानी कि प्राथमिकता दे, या कोई इंग्लिश बोलता है तो उनको ज़्यादा प्राथमिकता दे, यानी कि सभी को क्या एक समान अवसर मिले, यानी कि सभी भाषा को एक समान अवसर मिले और भाषा के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव न हो। यानी कि हमारे यानी कि भाषा नीति यह बताता है कि डेर भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ यानी कि भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो, बल्कि सभी को है ना एक समान भाषा का यानी कि भाषा का उपयोग करने का अधिकार हो। एक कौन सुनिश्चित करता है, तो ये भाषा नीति सुनिश्चित करता है। तब आपको समझ में आ गया होगा डेर कि भाषा नीति का परिभाषा क्या होता है। तो सरकार के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा भाषाओं के उपयोग से संबंधित जो भी नियम कानून और व्यवस्था बनाया जाता है डियर उन्हीं को हम लोग क्या भाषा नीति कहते हैं डियर। तो आप याद रखिएगा भाषा नीति किससे कहते हैं। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर विकास के 2 मॉडल कौन सा है, यानी कि डियर देश का है ना विकास करने का 2 मॉडल कौन सा है, भारत के द्वारा विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया है। ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में कि विकास के 2 मॉडल कौन सा है, यानी कि देश के है ना विकास के 2 मॉडल कौन सा है और भारत के द्वारा
द्वारा विकास का कौन सा मॉडल क्या अपनाया गया है, इनके बारे में आपको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। विकास का 2 मॉडल निम्न है, यानी कि विकास का, देश को विकास करने का 2 मॉडल निम्न। पहला क्या है, पूंजीवादी, और दूसरा डेढ़ समाजवादी डेढ़। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ पूंजीवादी और समाजवादी में अंतर क्या होता है। तो पूंजीवादी यह एक, यानी कि पूंजीवादी यानी विकास का यह एक ऐसा मॉडल है ना डेढ़, जिसमें आपको यानी कि सरकार यानी कि डेढ़ किसी भी संपत्ति पर डेढ़ सरकार का नियंत्रण नहीं होता, बल्कि किसी एक निजी व्यक्ति यानी कि बल्कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा उस संपत्ति पर नियंत्रण होता है, यानी कि डेढ़ उस पर दबदबा होता है डेढ़। तो उसे हम लोग पूंजीवादी मॉडल कहते हैं। जैसे अमेरिका में है, और अमेरिका में आपको अमेरिका में पूंजीवादी मॉडल है डेढ़, इसका ये उदाहरण है। और समाजवादी मॉडल में क्या होता है डेढ़, तो निजी संपत्ति यानी कि डेढ़ जो भी हमारा जो निजी संपत्ति है ना डेढ़, उसको समाप्त कर दिया जाता है, बल्कि सब संपत्ति पर डेढ़ आपको सरकार का अधिकार होता है डेढ़, उसे हम लोग क्या समाजवादी मॉडल कहते हैं डेढ़। तो अब आपको पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल में डिफरेंस यानी कि पता चल गया होगा डियर। चलिए हम इसको उदाहरण के सहित देखते हैं। भारत के द्वारा विकास का 2 मॉडल अपनाया गया, यानी कि हमारे देश के द्वारा देश को विकास करने का कितना मॉडल, 2 मॉडलों को अपनाया गया है डियर। तो पहला क्या मॉडल है डियर, पहला मॉडल है डियर पूंजीवादी मॉडल। क्या यानी कि पूंजीवादी मॉडल यह एक ऐसा व्यवस्था प्रणाली होता है, यानी कि यह एक ऐसा व्यवस्था प्रणाली होता है जिसमें पूर्ण रूप से कोई भी संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि यह पूंजीवादी मॉडल में है यह एक ऐसा शासन व्यवस्था प्रणाली, यानी कि यह एक ऐसा व्यवस्था प्रणाली, शासन नहीं, यह एक ऐसा व्यवस्था प्रणाली है जिसमें है ना पूर्ण रूप से कोई भी संपत्ति, यानी कि मान लीजिए हमारे देश में हमारा जो संपत्ति है ना डियर, तो उन संपत्ति पर क्या सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि सरकार का किसी भी संपत्ति पर नियंत्रण ही नहीं होगा, बल्कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा उस संपत्ति पर नियंत्रण होता है, यानी कि निजी अधिकार होता है। जैसे डियर अमेरिका देश में है, कनाडा देश में, ऑस्ट्रेलिया में डियर। तो ये सब क्या पूंजीवादी मॉडल है। पूंजीवादी मॉडल में क्या होता है डियर, यानी कि यह एक ऐसा व्यवस्था प्रणाली होता है जिसमें पूर्ण रूप से मान लीजिए कोई भी संपत्ति या डियर मेरा जमीन हो या गाड़ी हो या घर हो डियर, तो उन पर क्या सरकार का थोड़ा भी नियंत्रण, यानी कि साफ, यानी कि बोले तो 100 में से 1 भी % यानी कि नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा उस संपत्ति पर नियंत्रण होता है, यानी कि निजी अधिकार होता है डियर, उससे हम लोग पूंजीवादी मॉडल कहते हैं। जैसे अमेरिका देश में आपको पूंजीवादी है, कनाडा में पूंजीवादी और ऑस्ट्रेलिया में भी पूंजीवादी, यानी कि ये देश सब है ने विकास करने के लिए पूंजीवादी मॉडल को अपनाया है डियर। और दूसरा देखते हैं डियर समाजवादी मॉडल। क्या समाजवादी मॉडल, इस व्यवस्था प्रणाली में निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है, समाजवादी मॉडल में तो इस व्यवस्था प्रणाली में डेढ़ निजी संपत्ति को क्या समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि छीन लिया जाता है, तथा समस्त उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है, यानी कि जो भी उत्पादन हो या जो भी सरकारी यानी कि कोई भी संपत्ति हो डेढ़, तो उस पर किसका अधिकार होगा, सरकार का नियंत्रण, यानी कि उसका अधिकार होगा। जैसे डेढ़ वियतनाम देश में है, चीन में और रूस में डियर क्या है समाजवादी मॉडल है डियर। और पंडित नेहरू ने इन दोनों मॉडलों को अच्छी मानकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया डियर। तो हमारे देश में विकास करने की कैसे, यानी कि हमारे देश का अगर पूछ देगा डियर कि हमारे देश का अर्थव्यवस्था कैसा है डियर, तो मिश्रित भी है और क्या, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौसा मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको आप याद रखिएगा डियर। तो पंडित नेहरू ने डियर इस समाजवादी मॉडल को और पूंजीवादी मॉडल को दोनों को मानकर डियर इस दोनों को अच्छी मानी और दोनों को अपनाया डियर। और हमारे देश का अर्थव्यवस्था किस प्रकार का हो गया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश का हो गया डियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डियर कि पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल, या अगर आपसे पूछ देगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में उल्लेख कीजिए तो आपको यही पूंजीवादी मॉडल के और समाजवादी मॉडल के बारे में आपको बताना है। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर राष्ट्र निर्माण, यानी कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के 4 उपाय लिखे। यानी कि जब हमारा जो राष्ट्र, मान लीजिए किसी भी राष्ट्र के निर्माण की मार्ग की बाधाओं, यानी कि जब राष्ट्र निर्माण होता है डेढ़ तो उस मार्ग में क्या बाधाओं आ जाता है डेढ़,
तो उनको दूर करने के 4 उपाय को लिखे। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया था डियर, और मैं भी इसी साल आपको 2024 में एग्जाम दिया था डियर, कि 2024 में ही मैं भी इंटर का एग्ज़ाम दिया था डियर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था डियर कि राष्ट्र निर्माण की मार्ग की बाधाओं को दूर करने के 4 उपाय लिखे थे। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो राष्ट्र निर्माण के मार्ग के बाधाओं को दूर करने के 4 उपाय जो निम्नलिखित है, यानी कि जो 4 उपाय है ना वो निम्नलिखित है डियर। तो चलिए हम चारों उपाय को देख लेते हैं। तो पहला उपाय क्या है, संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना करना, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था का क्या स्थापना करना। संवैधानिक व्यवस्था का मतलब होता है कि संविधान को है ना देश में क्या कायम करना, यानी कि संविधान के द्वारा हमारे देश को चलाना, और संविधान के द्वारा ही राज्य सरकार को शक्ति कुछ मिले, कुछ यानी कि केंद्र सरकार के और सभी जनता को भी संविधान के द्वारा ही उनको शक्ति दिया जाए, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था को हमारे देश में स्थापना करना। और दूसरा क्या था, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, यानी कि जब राष्ट्र निर्माण होगा तो उसमें मार्ग में जो बाधा आएगा तो उनको दूर करने के कौन सा उपाय है, तो संवैधानिक व्यवस्था को स्थापना करना। और दूसरा है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय क्या है देश में प्रदान करना, यानी कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को प्रदान करना। और तीसरा है शिक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, यानी कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था और देश में क्या अच्छी कानून व्यवस्था लाना चाहिए, जिससे यानी कि अच्छी कानून व्यवस्था को क्या सुचारू रूप से यानी कि अच्छी तरह से चलाना। और डी में है राष्ट्र का विकास करना, यानी कि अपने देश को क्या यानी कि सभी नागरिकों को अपने देश को मिलजुल कर क्या यानी कि राष्ट्र का विकास करना। ये था डियर आपको राष्ट्र निर्माण की मार्ग की बाधाओं को दूर करने का 4 उपाय था डियर, जिसमें आपका पहला था संवैधानिक व्यवस्था को स्थापना करना, और दूसरा है डियर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, तीसरा है शिक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, और चौथा है डियर राष्ट्र का विकास करना, यानी कि देश का विकास करना। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि सहमति पत्र, यानी कि डियर सहमति पत्र किससे कहते हैं, जो व्यक्ति यानी कि डियर जब हम किसी भी चीज़ के लिए सहमति होते हैं डियर और उन पर क्या हम लोग जो सिग्नेचर करते हैं डियर तो उनको हम लोग क्या सहमति पत्र कहते हैं। तो सहमति पत्र डियर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, यानी कि डियर क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या था, यानी कि सहमति पत्र जिसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन था ना उसे क्या था। ये क्वेश्चन आपको एमपी बोर्ड में 2023 में पूछा गया है। तो चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं। तो 1947 यानी कि 1947 के भारत सरकार अधिनियम में देशी रियासत के संबंध में यह प्रावधान था, यानी कि 1947 के है ना भारत सरकार यानी कि भारत सरकार के अधिनियम में है ना देशी रियासत के संबंध में यह प्रावधान था कि रियासत का राजा अपनी रियासत को है ना यानी कि राजवारों या रियासत का राजा अपनी रियासत को है ना भारत संघ में मिला ले, यानी कि भारत संघ में मिलाए या पाकिस्तान में मिलाए या स्वतंत्र बना रहे, भारतीय संघ में विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे, उसे ही सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। आप सिंपल से याद रखिएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पत्र के नाम से किसे जाना जाता है, जब हमारे देश जब स्वतंत्र हुआ डियर तो जो भी देशी रियासत था डियर तो जो भी देशी रियासत था तो जब उनका मन हुआ यानी कि जब भी यानी कि किसी भी देशी रियासत को यह मन था कि हम भारत संघ में क्या मिले तो एक सहमति पत्र पर क्या उनको हस्ताक्षर करना होता था डियर, और फिर उसे भारत संघ में यानी कि भारत देश में सभी देशी रियासत को मिला लिया जाता था डियर, जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे डियर, और उसी को डियर बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है डियर। तो अब आपको इस समझ में आ गया होगा डियर कि सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या था। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि राज्य निर्माण क्या है, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं डियर, या आपसे पूछ दे कि राज्य निर्माण से क्या समझते हैं डियर, तो आप दोनों का यानी कि दोनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही दीजिएगा। राज्य निर्माण पूछे या राष्ट्र निर्माण पूछे उनसे आप क्या समझते। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जब यानी कि जब देश के सभी लोग जाति धर्म
क्या डेर जाति जब यानी कि मान लीजिए किसी देश के सभी लोग हैं यानी कि उस देश के सभी नागरिक है ना जाति के यानी कि सभी जाति धर्म भाषा और क्षेत्र के भेदभाव को भूलकर देश की उन्नति और एकता के लिए साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसे राष्ट्र निर्माण कहा जाता है डेर। राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या होता है डेर? तो देश के यानी कि देश के है ना सभी लोग क्या जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर भाषा और क्षेत्र के यानी कि जो भी यानी कि जाति या धर्म या भाषा और क्षेत्र के नाम पर जो भी लोग यानी कि हम लोग जो एक दूसरे से जो भेदभाव करते हैं ना डेर यानी कि मान लीजिए हम लोग जो भेदभाव करते हैं तो उन भेदभाव को क्या भूल कर देश के यानी कि सभी व्यक्ति उस भेदभाव को भूल कर एक साथ क्या देश के उन्नति और एकता का मतलब होता है कि सभी लोग एकजुट कर यानी कि सभी लोग है ना एकजुट होकर यानी कि एकजुट होकर मिलकर यानी कि एकजुट मिलकर कार्य करते हैं तो उसे राष्ट्र निर्माण कहा जाता है डियर। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा डियर कि राष्ट्र निर्माण का क्या मतलब होता है डियर तो मैं आपको समझाता हूँ डियर। जिस प्रकार से है ना डियर ईंट लोहा छरिया डेढ़ सीमेंट यानी कि जिस प्रकार से ईंट लोहा छरिया सीमेंट से कोई भवन बनाया जाता है डियर ईंट से और बालू गिट्टी सीमेंट जो छरिया से डियर कोई एक क्या यानी कि कोई एक जो घर है डियर उसको बनाया जाता है ना डियर क्या सभी को एक था यानी कि मिक्स करके जो बनाया जाता है डियर ठीक उसी प्रकार डियर राष्ट्र का निर्माण होता है डियर यानी कि देश के है ना डियर सभी लोग जो धर्म के नाम पर जाति के नाम पर या समुदाय के नाम पर या परंपरा के नाम पर या संस्कृति के नाम पर जो अलग अलग खेमों में यानी कि अलग अलग जो गुटों में बट गए डियर तो उसे क्या यानी कि उसे फिर से एकजुट करना और सभी को क्या राष्ट्र निर्माण के लिए यानी कि राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है डियर। अब आपको समझ में आ गया होगा डियर कि राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं या राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर और ये प्रश्न आपको लास्ट है इस चैप्टर का डियर कि कश्मीर समस्या पर निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन डियर आपको 5 नंबर में पूछा जाता है डियर कितने 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि कश्मीर समस्या क्या था डियर। तो इनको आप याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2017 में 20 में 21 में और एक क्वेश्चन डियर आपको 2025 में भी पूछा गया था कि कश्मीर समस्या पर एक निबंध लिखिए। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं डियर। तो सन यानी कि सन 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान था कि रियासत का राजा अपनी रियासत को भारत संघ में मिलाए या पाकिस्तान में मिलाए या स्वतंत्र बने यानी कि जब हमारा देश जो 1947 में स्वतंत्र हुआ डियर तो हमारे स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि एक अधिनियम यानी कि एक नियम बनाया गया था डियर कि उस नियम में क्या था डियर कि जो भी हमारे देश में यानी कि रियासत था या रजवार था तो वो अपनी रियासत को है ना डियर हमारे भारत संघ में मिला या पाकिस्तान संघ में यानी कि पाकिस्तान में मिला या वो स्वतंत्र बना रहे। कश्मीर के राजा डियर हरि सिंह ने यानी कि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तीसरा विकल्प चुना है यानी कि कश्मीर के राजा उस समय कश्मीर जो एक देशी रियासत था डियर तो उनका राजा कौन हुआ करते थे तो हरि सिंह। तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तीसरा विकल्प क्या चुना न यानी कि न हम भारत में मिलेंगे और न हम पाकिस्तान में मिलेंगे मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे यानी कि मैं एक स्वतंत्र क्या राज्य को यानी कि एक स्वतंत्र देश को बनाएंगे। कुछ समय के बाद यानी कि थोड़ा देर के बाद यानी कि कुछ समय यानी कि कुछ मान लीजिए कुछ 2-4 महीना के बाद पाकिस्तान ने आतंकवादियों को कश्मीर भेजना शुरू कर दिया यानी कि हम जो पाकिस्तान है ना वो आतंकवादियों यानी कि आतंकवादियों को है ना कहाँ पर कश्मीर जम्मू कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया और इनका यही उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना यानी कि पाकिस्तान का था यही उद्देश्य कि जम्मू कश्मीर का क्या ये जो राजा हरि सिंह था वो क्या कमज़ोर है और इन पर मैं यानी कि सैनिक हमला करके या आतंकवादी को भेजा कर हम लोग क्या यानी कि जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे और जम्मू कश्मीर को अपने पाकिस्तान में मिला लेंगे और मुसलमानों को पाकिस्तान में मिला यानी कि जो भी जम्मू कश्मीर में था ना उनका यही उद्देश्य था डियर कि वहाँ पर क्या ज़्यादा संख्या में मुसलमान है ना तो उन सभी मुसलमानों को हम पाकिस्तान में मिलाएंगे। लेकिन वहाँ का बहुत मुसलमान पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता था यानी कि कश्मीर की है ना बहुत सारे मुसलमान डियर आपको पाकिस्तान राज्य में नहीं मिलना चाहते थे जिसके कारण आतंकवादी वहाँ पर हमला कर दिया यानी कि
वहाँ पर क्या हुआ, आतंकवादियों ने हमला कर दिया। जिस वक्त कश्मीर के शासक यानी कि राजा हरि सिंह थे, और इससे यह समस्या का समाधान नहीं हुआ। यानी कि जब जो पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला डेर कश्मीर पर किया, तो उस समय कश्मीर का राजा कौन थे, तो राजा हरि सिंह थे। तो उससे है ना डेर ये समस्या यानी कि ये युद्ध था ना, उनसे ये युद्ध लड़ना यानी कि उनसे है ना ये युद्ध लड़ना असंभव, यानी कि उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर राजा हरि सिंह ने यानी कि उसके बाद राजा हरि सिंह ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए भारतीय सरकार से सैन्य सहायता मंगाई। यानी कि फिर उनके बाद राजा हरि सिंह ने अपनी प्रजा यानी कि अपनी जनता की सुरक्षा के लिए भारत सरकार से क्या, सैन्य सहायता यानी कि हमारे सैन्य सहायता मांगा। लेकिन सरकार ने इनके समक्ष एक शर्त रखा, यानी कि डियर जब राजा हरि सिंह ने हमारी सरकार से जब सहायता मांगने आया डियर, तो हमारी सरकार ने यानी कि बोला कि मैं सैन्य सहायता दूंगा, लेकिन आपको एक समक्ष यानी कि मैं आपको एक शर्त पर दूंगा। और यानी कि शर्त यह रखा कि अगर आप कश्मीर को भारत में विलय करेंगे, यानी कि आप कश्मीर को है ना भारत में जब मिलाएंगे ना, तभी मैं आपको सैन्य सहायता दूंगा। यानी कि तभी है ना मैं आपको सैन्य सहायता दूंगा। फिर उसके बाद यानी कि फिर उसके बाद राजा हरि सिंह ने इस बात को क्या मान लिए, और 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। किस पर, विलय पत्र पर क्या हस्ताक्षर किए कि मैं आपको यानी कि पाकिस्तानी आतंकवादियों से मुक्त कराइए, मैं आपको यानी कि मैं अपनी रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए तैयार हूं। उसके बाद हमारी सेना वहां पहुंची, यानी कि जब उन्होंने कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जब इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, तो उसके बाद हमारी सरकार ने वहाँ पर हम अपनी सेना को यानी कि अपनी सेना को भेजा, यानी कि अपनी सेना को भेजा और कुछ दिनों यानी कि कुछ दिनों तक क्या युद्ध किया। फिर आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ दिया, यानी कि जम्मू कश्मीर में हमारी सेना गए और युद्ध किया, और आक्रमणकारी यानी कि जो भी आतंकवादी थे जो कश्मीर पर हमला किया था डेर, उनको क्या पीछे खदेड़ दिया, यानी कि पीछे भगा दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने यानी कि उस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को भेजा, यानी कि पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर पर जो आतंकवादी हमला किया था डेर, तो इन मामला को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को भेजा। वहाँ से युद्ध विराम का निर्णय हुआ, यानी कि वहाँ से क्या युद्ध विराम, यानी कि वहाँ से युद्ध विराम का मतलब होता है कि युद्ध को तत्काल रोका जाए, और युद्ध विराम हुआ। लेकिन कश्मीर का लगभग 1/3 भाग पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया, यानी कि युद्ध तो रुक गया, लेकिन कश्मीर का जो यानी कि लगभग 1/3 यानी कि 1/3 भाग है ना पाकिस्तान के कितने अवैध कब्जा, यानी कि उन पर पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है डेर, जिससे यानी कि जिससे उसने यानी कि पाकिस्तान की सरकार ने उसे क्या आज़ाद कश्मीर का नाम दिया, यानी कि पाकिस्तानियों ने उसे क्या कहते हैं, आज़ाद कश्मीर कहते हैं। सुरक्षा परिषद के यानी कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में यानी कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि जब समान स्थिति बहाल हो जाए तो लोग निर्णय से इस समस्या का अंतिम समाधान किया जाए। यानी सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में यह कहा गया डेर कि जब वहाँ पर समान स्थिति यानी कि युद्ध की स्थिति खत्म हो जाएगा डेर, तो वहाँ पर क्या लोक निर्णय, यानी कि लोक निर्णय का मतलब होता है डेर कि लोगों को है ना यानी कि जिनकी जनसंख्या यानी कि सभी कश्मीर के राजा को क्या यानी कि एक वोटिंग की प्रक्रिया से या एक यानी कि इकट्ठा करके डियर सभी से पूछा जाएगा डियर कि आप भारत में मिलना चाहेंगे या पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे, और जिनकी संख्या डियर जिस देश में मिलने को यानी कि मान लीजिए अगर जिनकी संख्या भारत संघ में यानी कि ज़्यादा लोगों की संख्या अगर भारत संघ में मिलने के लिए होगा तो उसे भारत संघ में मिला लिया जाएगा, या जिनकी संख्या यानी कि अगर ज़्यादा संख्या जो ज़्यादा लोग वहाँ के पाकिस्तान में अगर कहेगा मिलाने के लिए तो पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर को मिला दिया जाएगा। तो यानी कि ये सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में कहा गया था। इसी समय हमारा संविधान बन रहा था। स्थिति को गंभीरता को समझते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि स्थिति को है ना समझते हुए यानी कि समस्या को समझते हुए कि हमारे
यानी कि संविधान में जम्मू कश्मीर को क्या विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। युद्ध रुक गया, लेकिन पाकिस्तान का यही आग्रह बना रहा कि वहाँ लोक निर्णय होना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान यह हमेशा यही कहता है अभी भी कि जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर में क्या लोक निर्णय होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जनमत संग्रह होना चाहिए, क्योंकि राजा ने दबाव में आकर विरलाई पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। क्या राजा ने, यानी कि जो राजा हरि सिंह थे वो दबाव में, यानी कि दबाव में आकर, यानी कि किसी के दबाव में आकर उन्होंने क्या भारत के विरलाई पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान के आग्रह अनुसार वह विरलाई अवैध है, यानी कि वो जो विरलाई पत्र है वो अवैध है, यानी कि लीगल नहीं, अनलीगल तरीका से वो विरलाई पत्र किया गया है। और हमारा भारत देश भी कहता है डेर कि वहाँ पर यानी कि लोक निर्णय क्या नहीं होगा डेर। अगर आप है ना वो जो अवैध कब्जा यानी कि जो आज़ाद कश्मीर कहते डेर, पहले उसको आप छोड़िए, फिर हम वहाँ पर क्या कश्मीर में लोक निर्णय करवाएंगे डेर। नहीं तो आपको पाकिस्तान उस जगह को छोड़ता है, नहीं हमारा देश यानी कि हमारा भारत देश वहाँ पर लोक निर्णय कराने के लिए राजी होता है डेर। तो चलिए हम देखते हैं, फिर युद्ध रुक गए, यानी कि युद्ध तो रुकिए गए और पाकिस्तान का यही आग्रह मानना है, अभी भी पाकिस्तानी कहता है डेर कि वहाँ पर क्या लोक निर्णय होना चाहिए। राजा ने दबाव में आकर भारत के क्या विरलाई पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और यह विरलाई पत्र यानी कि पाकिस्तान के आग्रह के अनुसार विरलाई अवैध यानी कि अनलीगल तरीका से किया गया है। लेकिन भारत सरकार का आग्रह के अनुसार भी आज़ाद कश्मीर, जिससे हमारा सरकार पाकिस्तान अधिकृत यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओ को बोलते हैं, इन पर पाकिस्तान भी अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। यही कश्मीर समस्या था डेर। और इसी चैप्टर के साथ यानी इसी क्वेश्चन के साथ डेर आपको इस चैप्टर का क्या होता है, द बाय बाय होता है डेर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो डेर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा डेर। और ये वीडियो डेर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा या थोड़ा अच्छा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा डेर। और सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया डेर। इस चैनल पर आपको डेर आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा डेर। अब इस चैप्टर का डेर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे और उसी के साथ डेर इस चैप्टर का द एंड होगा। तब तक के लिए डेर इतना ही तक रहने देते हैं। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ डेर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।